एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो यहाँ पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एनटीए अभ्यास जो आपका ऐप है उसमें से जो फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी हम ढेर सारे सवाल जो हैं डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारे सवाल डिस्कस कर चुके हैं एनटीए के। यदि आप अभी तक चेकआउट नहीं कर पाए उनको तो हमारे चैनल पर nkcsir_IITD पर आप जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन पर आप जाएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा एनटीए अभ्यास नाम की प्लेलिस्ट मिलने वाली है, एनटीए अभ्यास। ठीक है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। उसमें ढेर सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे जेईई मेन के लिए। ठीक है, तो आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए उन सारे सवालों की। और हम दोबारा से अपना फेज 2 जो है इसका स्टार्ट करने जा रहे हैं। सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। इफ AB एक प्रोसेस है, AB is an isothermal process and BC is an isochoric and AC is an adiabatic. Which of the graph correctly represents given in the figure? तो आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे, आपको बताना है कि कौन सा ग्राफ सबसे बेस्ट जो है इस रिलेशन को शो कर रहा है। अब एक बात देखिए कि इन सारी प्रोसेसेस के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। तो यदि बात करें AB प्रोसेस की, तो AB प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है बेटा कि टेम्परेचर जो है पूरी प्रोसेस में गैस का वो कांस्टेंट है। और एक हमारे पास एक रिलेशन होता है, यदि क्वांटिटी यदि कांस्टेंट है, यदि क्वांटिटी को कह रहे हैं कि वो कांस्टेंट है, क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो है आइडियल गैस के लिए मैं लिख सकता हूं कांस्टेंट रहने वाला है। ये रिलेशन आइसोथर्मल हमें प्रोसेस में मिलता है। उसके बाद जो प्रोसेस है BC, प्रोसेस नंबर BC, वो है हमारे पास आइसोकोरिक। आइसोकोरिक का मतलब होता है कि वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि P/T जो है वो कांस्टेंट होता है। P/T इज इक्वल टू कांस्टेंट, या T/P इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास प्रोसेस नंबर AC। प्रोसेस नंबर AC का नाम है एडियाबैटिक, और एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब जानते हैं कि जो हीट का लेन देन है वो नहीं होता है। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का जो ट्रांसफर है, हीट का जो लेन देन है, हीट का जो ट्रांजैक्शन है वो नहीं होता है, जीरो होता है, डेल्टा Q। ठीक है, और इस वाले केस में प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन होता है दैट PV⁻⁻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 ⁻
बीच में, PV रेज टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हमें प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बनाना है इन तीनों प्रोसेस के लिए। तो आप देखिए बेटा, यहां इस प्रोसेस और इस प्रोसेस की बात कर रहा हूं, A, B और C ये प्रोसेस है। तो A से B जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल में ग्राफ प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में आता है। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीके से होता है ना। एक आइसोथर्म हमें मिलता है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। और यदि मैं बात करूं B से C में जो ग्राफ है हमें मिलने वाला है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। B से C में प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ मिलेगा कुछ इस तरीके से कि वॉल्यूम यहां पर कांस्टेंट है। और यदि मैं बात करूं C से A में या A से C में जो ग्राफ है वो एडियाबैटिक का बनेगा। और एडियाबैटिक का ग्राफ होता है इस आइसोथर्मल के ग्राफ से ज्यादा सेंसिटिव। ठीक है, यहां पे देखिए लॉजिक मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनिए, टिक के सोचिए कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। प्रेशर वॉल्यूम की पावर समथिंग, कोई एक बड़ा नंबर है, एक से बड़ा नंबर है, 1 + 2/f होता है तो एक से बड़ा नंबर है। प्रेशर इनटू वॉल्यूम की पावर ज्यादा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यदि वॉल्यूम की पावर ज्यादा है एक से, तो वॉल्यूम में मैं थोड़ी बहुत छेड़खानी करूंगा तो प्रेशर में बहुत ज्यादा अंतर आने वाला है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि एडियाबैटिक का ग्राफ हम प्रेशर वॉल्यूम का बनाते हैं तो वॉल्यूम में थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा तो प्रेशर बहुत ज्यादा नीचे आता है। इसका मतलब आइसोथर्मल का ग्राफ यदि ऐसे बना है तो एडियाबैटिक का तो ऐसे बनेगा। ठीक है, तो आइसोथर्मल एडियाबैटिक के जो ग्राफ होते हैं वो कुछ इस तरीके से बनते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। तो जो ज्यादा ऐसे नीचे होके जा रहा है, ज्यादा सेंसिटिव जिसका प्रेशर है वो होता है एडियाबैटिक, और जिसका प्रेशर कम सेंसिटिव है रिलेटिवली वो आइसोथर्मल होता है। तो भाई ये ग्राफ हमें तीनों ग्राफ का एक कंप्लीट साइकिल बनाना है। तो आप एक ग्राफ ये बना सकते हैं जो ऑप्शन में भी दिया हुआ था प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। यहां पे है A, यहां पे है B और यहां पे है C। तो A से B में ग्राफ बना दीजिए ऐसे, जो हमारे पास आइसोथर्मल है।
बी से सी में, बी से सी हमारे पास आइसोकोरिक है, तो बी से सी आइसोकोरिक बना दीजिए, और ए से सी जो है, अच्छा सी नीचे आना चाहिए, अच्छा ठीक है, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, हमारे पास सी है, ठीक है, सी नहीं पीछे आना चाहिए। सो ए से बी ग्राफ बना दिया ऐसे, ए से सी ग्राफ बना दिया ऐसे, और बी से सी जो है वो आइसोथर्मल होना चाहिए, यानी कि ये ग्राफ सी को यहाँ कर देंगे, सी को यहाँ कर देते हैं, अच्छा सी को यहाँ कर देते हैं, ठीक है, तब काम हो जाएगा, ठीक है, ऐसा बना दीजिए इसको, ए बी सी, ठीक है, बन गया, ये है ए, ये है बी और ये है सी, ठीक है। तो यहाँ से ए से बी ग्राफ बन रहा है, और ए से सी ग्राफ बन रहा है, और बी से सी ग्राफ बन रहा है, इस तरीके का ग्राफ यहाँ पे मिलेगा। ये हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल, ये हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस है, और ये हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो ये ग्राफ हमें मिल जाता है, आप ऑप्शन में चेक कर लीजिए, आपको ग्राफ ये मिल जाएगा, ठीक है, समझ गए ना, ठीक, ये ग्राफ आपको मिल जाता है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ अगेन आपके लिए। अनअकैडमी चैंपियंस लीग इज बैक अगेन। फिर से अनअकैडमी चैंपियंस लीग का टेस्ट हो रहा है, जो कि 14th एंड 21st ऑफ नवंबर को होगा ग्रुप स्टेज पे, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे और 1 घंटे का एग्जाम होगा, 1 से 2 PM होगा, ठीक है बच्चों। और फाइनल्स होगा 28 नवंबर को, जिसमें 75 क्वेश्चन होंगे और 3 आवर्स का होगा, जो कि 1 to 4 PM होगा। और इसमें बच्चों बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड्स हैं, ठीक है ना, ये आप जानते ही हो बहुत अच्छे तरीके से। 5 CR तक के आप इसमें अवार्ड्स जीत सकते हो, इतना बड़ा पूल है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है बच्चों। और अगर इसमें आप अच्छी रैंक लाते हो ग्रुप स्टेज में, तो 1 से 10 पे आपको 20,000 का प्राइस है, और 100% स्कॉलरशिप है, यानी कि कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो 100% ऑफ, ठीक है ना। 11 to 30 की रैंक आती है तो 10,000 और 50% इस पे ऑफ, और बाकी का भी आप देख सकते हो। और अगर आप फाइनल में रैंक लेके आते हो तो आपको 1 लाख का कैश प्राइज है और 100% स्कॉलरशिप है, ठीक है ना। ऊपर के टॉप 10 रैंकर्स को, यानी कि 1 से लेके 10 तक 100% स्कॉलरशिप है, और रैंक 1 को 1 लाख, 2 और 3 को 60, और 4 और 10 को 50,000 तक के प्राइस हैं, ठीक है बच्चों। तो बहुत ही बेहतरीन मौका है अच्छे अच्छे प्राइजेस जीतने का, ठीक है बच्चों। और ये है स्पेशल प्राइज वीक, यानी कि ये जो हफ्ता चल रहा है, अगर इस वीक में आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है ना। 10 + 10 यानी कि 20% का, अप्रोक्सीमेटली 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, आप अगर इस स्पेशल वीक में सब्सक्रिप्शन लेते हो तो, ठीक है ना। किस तरीके से, अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हो, और तो मान लीजिए 1 लाख का अगर आपकी फीस है, तो आपको बस 81,000 का पड़ेगा वो, यानी कि पूरे 19,000, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 20% का आपको फायदा है। प्लस वाला जो है, प्लस में अगर आप देखते हो तो आपको प्लस में भी जो चीज 53,000 की है, वो आपको मतलब 53,000 की पड़ रही है आपको 12,000 का ऑफ लेके, ठीक है। तो ये चीज पहले 67,000 की थी, अभी आपको 53 की मिल रही है, यानी कि पूरा 20% ऑफ है। किस वजह से? इस स्पेशल वीक की वजह से। और ये वीक आपका 10 से 17 नवंबर तक है, यानी कि समझ लो आज इसका लास्ट है। मे भी पॉसिबल है 1-2 दिन एक्सटेंड हो सकता है, बट इसका ऑफिशियली आज लास्ट डे है, 17 नवंबर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, ऑल स्टार क्रैश कोर्स बैच, ठीक है ना, 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना, एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है ना, 17 नवंबर से, ठीक है ना। 11th का सिलेबस 4 महीने में पूरा कर दिया जाएगा, और जितने भी स्टार एजुकेटर हैं अनअकैडमी पे, वो सब लोग इसमें आपको कुछ कुछ चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये देखिए सारे के सारे टॉप टीचर्स हैं, ये सब आपको कुछ कुछ पोर्शन पढ़ाएंगे, और 11th का पूरा सिलेबस 4 महीने में कर देंगे पूरा, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। अगर आप किसी तरीके से कहीं पे चूक गए हैं कोई बैच ज्वाइन करने में, ठीक है, तो आप इससे भी अपना काम कर सकते हैं, ताकि 12th क्लास में आते आते आप में और किसी रेगुलर स्टूडेंट में कोई डिफरेंस ना बचे, ठीक है बच्चों। और इसके बाद आता है ये IIT JEE मेगा कॉम्बैट। ये इंटीजर क्वेश्चंस का कॉम्बैट है, स्पेशली इंटीजर क्वेश्चंस का, ठीक है ना, जो कि 21 नवंबर को सुबह 11 बजे होगा। 60 मिनट्स में 21 इंटीजर क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। और ये लेटेस्ट IIT JEE पैटर्न पे बेस्ड है। अगर आप इसमें बहुत अच्छा करते हो तो टॉप 50 रैंकर्स को
और 500 लकी पार्टिसिपेंट्स को बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाले हैं। आप देखिए इसमें आईपैड मिनी है, सैमसंग टैब है, फिटबिट स्मार्ट वॉच है और ये JBL के हेडफोन्स हैं और Amazon के वाउचर्स हैं। ठीक है बच्चों, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसके लिए एनरोल कर दीजिए और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सवाल आपसे कहता है पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड इट इज लोकेटेड at x is equal to a, comma x is equals to b and x is equals to c at time t is equals to 0, t is equals to 2t naught and t is equals to 3t naught respectively. The frequency of the oscillation is equal to. तो आपसे पूछा गया है कि फ्रीक्वेंसी बताइए ऑसिलेशन की कितनी होगी यदि पार्टिकल की पोजीशन एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट्स पर ये और ये है। तो यहाँ पे एक बार मैं डायग्राम बना देता हूं कि एक लाइन है, मान लेता हूं एक लाइन है और इस लाइन पर जो पार्टिकल है वो ऑसिलेट करता है। लाइन पे जो है पार्टिकल ऑसिलेट करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। ये पोजीशन है लेट्स से x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे है पोजीशन x इज इक्वल टू a, यहाँ पे है पोजीशन x इज इक्वल टू b और यहाँ पे है पोजीशन x इज इक्वल टू c। टाइम t बराबर 0 पे पार्टिकल है यहाँ, टाइम t इज इक्वल टू t0 पर पार्टिकल है यहाँ, टाइम t इज इक्वल टू 2t0 पर पार्टिकल है यहाँ और टाइम t इज इक्वल टू 3t0 पर पार्टिकल है यहाँ। तो आपको बताना है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसके ऑसिलेशन की। तो मैं मान लेता हूं कि पार्टिकल का जो इक्वेशन है SHM का, डिस्प्लेसमेंट का, वो है x इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड a साइन ऑफ ओमेगा t। ये इक्वेशन हमें क्या बताती है कि अलग अलग टाइम इंस्टेंट की वैल्यू यहां पे पुट करने पर जो पार्टिकल की पोजीशन है हमें यहां पे पता चल जाती है। और ये इक्वेशन ट्रू है जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे होता है t बराबर 0 पे, यानी मीन पोजीशन पे इसका जो काउंटडाउन है स्टार्ट होता है। तो यहां पे वैल्यू पुट करिए, x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड साइन ऑफ ओमेगा t नॉट। इक्वेशन नंबर 1 मैं इसे यहां पे लिख देता हूं। वैल्यू यहां पे 2t नॉट डालिए तो आपको मिलेगा a एम्पलीट्यूड साइन ऑफ ओमेगा इंटू 2t नॉट और ये कितना आ जाएगा आपके पास b के बराबर। और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे पुट करिए, c इज इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा इंटू 3t नॉट। तो यहाँ पे मेरा जो टास्क है वो है फ्रीक्वेंसी निकालना और फ्रीक्वेंसी हम जानते हैं क्या होता है, फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो मुझे बेसिकली इन तीनों इक्वेशन से ओमेगा को बाहर करना है और ओमेगा को बाहर यदि कर दिया तो मुझे फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगी। तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं कि 3 और ये 4, यहाँ पे साइन 3 थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा है, इन दोनों को मैं यदि ऐड कर देता हूं तो मुझे 2 थीटा वाला जो टर्म है वो मिल जाएगा। तो मैं क्या करने वाला हूं कि एक फॉर्मूला याद करूंगा कि साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यहां पे याद करने वाले हैं। तो ये फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूला होता है साइन सी प्लस साइन डी का। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 और 3 को यदि मैं ऐड कर देता हूं, 1 और 3 को ऐड कर देता हूं तो आपको मिलेगा a प्लस सी लेफ्ट हैंड साइड में, a प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ पे a जो है एम्पलीट्यूड उसे आप कॉमन ले लीजिए और आपको मिलेगा 2 और यहाँ पे मिलेगा साइन c प्लस डी बाई 2 ओमेगा टी नॉट प्लस 3 ओमेगा टी नॉट बाई 2, यानी कि 2 ओमेगा टी नॉट आपको मिल जाएगा और यहाँ मिलेगा आपको कॉस ऑफ दिस माइनस दिस या दिस माइनस दिस डिवाइड बाई 2, यहाँ मिल जाएगा आपको ओमेगा इंटू टी नॉट। समझ गए? साइन ऑफ 2 ओमेगा टी नॉट ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, ये है b अपॉन a के। तो यहाँ पे आ जाएगा a इंटू 2 इंटू b अपॉन कैपिटल A, यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी नॉट और यहाँ आ जाएगा आपके पास a प्लस सी। तो यहाँ a से a कैंसिल आउट हो गया, इसको नीचे ले जाइए तो आपको मिल जाएगा a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2b और ये मिल जाएगा आपको कॉस ऑफ ओमेगा इंटू टी नॉट। तो यहाँ से आपको मिल जाता है ओमेगा इंटू टी नॉट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2b और यहाँ से आपको मिल जाता है ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन टी नॉट कॉस इनवर्स a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2b और यहाँ से डिवाइड बाई 2 पाई कर दीजिए तो आपको यहाँ से फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगी, यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगी 1 अपॉन 2 पाई टी नॉट कॉस इनवर्स a प्लस सी बाई 2b। ठीक है, यही हमारा आंसर है, अब
ये आंसर कैसे पता चला इसी फॉर्म में देना है? तो ये पता ऐसे चला कि जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें ऑप्शंस में इसी तरीके का फॉर्मेट बन रहा था, तो वहां से हमें थोड़ा आइडिया लगा कि यार इस तरीके की फॉर्म में ही आंसर हमें देना है, यहीं पर ही हमें रुक जाना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है कुछ ऐसा, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द ब्रैकेट सीरीज ऑफ अ हाइड्रोजन लाइक एटम, जिसका एटॉमिक नंबर Z के बराबर है, is the same as the shortest wavelength of the Balmer series of hydrogen atom। तो वैल्यू ऑफ Z बताना है कितना होगा। तो यदि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ब्रैकेट सीरीज की उस पर्टिकुलर एटम के लिए हाइड्रोजन एटम के बामर सीरीज के शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के बराबर है, तो हमें Z की वैल्यू पूछी गई है। तो हमें ये सारे जो एनर्जी लेवल्स हैं, ये स्पेक्ट्रम पूरा जो सीरीज है याद होना चाहिए। कुछ इस तरीके से होता है, लाइमन सीरीज होती है, बामर सीरीज होती है, फिर पाशन होती है, फिर ब्रैकेट होती है, फिर फुंड होता है। तो इनका मतलब क्या है कि जो n=1 जो ग्राउंड स्टेट होती है, ये होती है हमारे पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n=2, ये होती है हमारे पास सेकंड एक्साइटेड स्टेट, और ये होती है हमारे पास थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ये n=4 है, n=3 है, n=2 है और n=1 है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जंप करते हैं 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, 5 से 1, 6 से 1, यानी कि ऊपर किसी भी एक्साइटेड स्टेट से यदि n=1 पे जंप करते हैं तो वो कहलाते हैं लाइमन सीरीज के इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। या कह सकते हैं कि जो वेवलेंथ उनके डी एक्साइटेशन से निकलती है वो इस सीरीज में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो बेसिकली बस ये ट्रांजिशन का नाम है कि भाई यहां से यहां गिरेगा, यहां से यहां गिरेगा। n=1 में जो गिर रहा है वो लाइमन का पार्ट माना जाएगा। ऐसे ही n=2 में जो गिरेगा वो बामर का पार्ट माना जाएगा, और पाशन का पार्ट माना जाएगा यदि वो हायर n की वैल्यू से n=3 पर गिर रहा है, और सिमिलरली n=4 पे जो गिर रहा है उसे माना जाएगा ब्रैकेट सीरीज का पार्ट। तो हमें ये तो पता चल गया कि ब्रैकेट के बारे में पूछा जा रहा है पहले। अब ब्रैकेट सीरीज में हमारे पास इनफाइनाइट लाइंस हैं। ये n=5 से 4 में आने वाली भी ब्रैकेट का एग्जांपल है, और 6 से 4, 7 से 4, 8 से 4, 9 से 4, 10 से 4, ये सारी ब्रैकेट सीरीज के एग्जांपल हैं। लेकिन हमसे कहा गया है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। देखिए, हम जानते हैं कि एनर्जी जो होता है वो होता है एनर्जी hc/λ फोटोन के लिए हम जानते हैं। तो जिस फोटोन की एनर्जी सबसे ज्यादा है उसका वेवलेंथ सबसे छोटा होगा, जिसका वेवलेंथ सबसे छोटा उसका एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। और एनर्जी हम जानते हैं कि ये अपने एनर्जी के ऑर्डर में ही लगे हैं। तो जो सबसे लंबी लाइन है लेंथ में, वो सबसे ज्यादा एनर्जी वाली होगी या सबसे कम वेवलेंथ वाली होगी। तो मैं कह सकता हूं सबसे ज्यादा एनर्जी वाली जो लाइन होगी वो होगी n=4 यहां पे और n=∞ यहां पे। तो ये वाला जो ट्रांजिशन है वो हमें देगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन ब्रैकेट सीरीज। ऐसी n=3 से इनफाइनाइट तक जो हमें फोटोन मिलने वाला है वो हमें सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मिलेगा। ऐसे ही बामर सीरीज का सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाली लाइन होगी n=2 से इनफाइनाइट या इनफाइनाइट से 2। ऐसे यहाँ पे इनफाइनाइट से 1 के बीच में जो हमें ट्रांजिशन मिल रहा है, जो फोटोन ट्रांजिशन में निकलेगा, वो फोटोन का वेवलेंथ सबसे कम होगा, हाईएस्ट एनर्जी वाला होगा, मोस्ट एनर्जेटिक होगा। तो यहाँ पे मैं वेवलेंथ लिख देता हूँ, फॉर्मूला 1/λ इज इक्वल टू r इंटू जेड स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर। तो यहां से आपको मिल जाता है 1/λ इज इक्वल टू r z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16, इक्वेशन नंबर 1। और हाइड्रोजन एटम की बात करी गई है। हाइड्रोजन एटम के लिए जो बामर सीरीज है उसका सबसे छोटा वेवलेंथ, यानी कि n=2 और n=∞ के बीच में जो ट्रांजिशन है उसका जो वेवलेंथ है वो इस वेवलेंथ के बराबर है। तो यहाँ पे बामर का वेवलेंथ जो है मैं निकाल देता हूँ, 1/λ इज इक्वल टू r इंटू हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर का स्क्वायर, और यहाँ मिल जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको r/4 इज इक्वल टू 1/λ। तो लैम्डास को आप बराबर कर सकते हैं, आपस में बराबर कर सकते हैं। तो आपको मिल जाएगा यहाँ से r/4 इज इक्वल टू rz स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16। तो r से r कैंसिल आउट हुआ, 4 से 4 चला गया, z स्क्वायर मिल गया आपको 4 के बराबर, और z की वैल्यू मिल जाती है 2 के बराबर। यानी कि जो हीलियम के बारे में बात कर रहे हैं, हीलियम का जो ब्रैकेट सीरीज का सबसे एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, एनर्जेटिक फोटोन है, उसका वेवलेंथ बामर सीरीज के हाइड्रोजन एटम के सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, सबसे हाई एनर्जेटिक लाइन के वेवलेंथ के बराबर होने वाला है। ठीक है, बहुत सारे टर्म आ गए हैं
तो हो सकता है कुछ गलती हो गई हो, दोबारा सुनिए। इस सीरीज का सबसे एनर्जेटिक या सबसे लीस्ट वेवलेंथ वाला जो फोटॉन है, और हाइड्रोजन एटम के लिए बामर सीरीज में सबसे जो लीस्ट वेवलेंथ वाला जो फोटॉन है उनका वेवलेंथ आपस में बराबर है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा Z = 2, आंसर आ जाएगा Z = 2।